बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ान आयत और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम एक शॉर्ट स्टोरी जो है द स्टोरी ऑफ एन आवर बाय केट चॉपिंस इसको हम डिस्कस करेंगे और ये एक मास्टरपीस है। इसका हम लिटरेरी एनालिसिस जो है डीप लिटरेरी एनालिसिस जो है वो आज की वीडियो में करेंगे एंड आई होप कि वीडियो के एंड तक अगर इसके मतलब कोई भी आपका क्वेश्चन है तो वो सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें चाहे ताकि आप तक इस तरह की जो नई-नई वीडियोस हैं, नई-नई इन्फॉर्मेटिव लिटरेरी वीडियोस हैं वो आप तक पहुँचती रहें। और अगर आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। और अगर आपको पेड असाइनमेंट बनवानी है तो उसके लिए भी आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं थ्रू कमेंट सेक्शन। स्टोरी का अगर ओवरव्यू ले लें तो ये जो स्टोरी है ये 1894 में पब्लिश हुई। दिस शॉर्ट स्टोरी कैप्चर्स अ pivotal hour in the life of Lois Maillard. It begins with the news of her husband's sudden death in a railroad disaster. ठीक है, ये एक इसका बैकग्राउंड है। ये सिर्फ स्टोरी बेस करती है एक आर पे जो कि किसकी लाइफ में है, लोइस मेलार्ड की लाइफ में है। एक आर की एक ये स्टोरी है और इसमें उसको ये स्टोरी स्टार्ट यहाँ से होती है कि उसको एक खबर मिलती है कि रेल रोड डिज़ास्टर के अंदर उसका जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो चुकी है। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या है स्टोरी के अंदर? तो इसका कॉन्फ्लिक्ट ये है कि सोशल एक्सपेक्टेशंस जो-सी होती हैं मॉर्निंग की कि इस तरह आपको आहो पुकार करनी है जब किसी की डेथ हो जाए तो इस तरह आपको रोना है। लुइस एक्सपीरियंसेस अ शॉकिंग इमोशनल लेकिन जब उसके हस्बैंड की डेथ होती है तो स्टार्ट में तो वो रोती है लेकिन बाद में वो इस शॉकिंग इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक्सपीरियंस करती है, वो फील करती है और डिस्कवर करती है फॉरबिडन सेंस ऑफ फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। ये कॉन्फ्लिक्ट है कि उसका हस्बैंड मर चुका है, उसको दुख भी हुआ है पहले लेकिन बाद में जो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस जो कि वो ये चाहती है कि वो ये ना फील करे लेकिन वो फील करती है। वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रीडम, इंडिपेंडेंस जो है वो फील करती है। आगे हम स्टोरी देखते हैं ताकि मजीद समझ में आए। लोइस मेलार्ड जौन-सी है एक डिस्क्राइब की गई है अफ्लिक्टेड विद हार्ट ट्रबल। उसको एक कोई एक सेंसिटिव सी वुमन है और हार्ट ट्रबल का वो एक शिकार है। उसके अलावा जो-सी है ये जो हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट ट्रबल है वो सिम्बलाइज़ करती है उसकी लिटरल कंडीशन को भी और मेटाफर भी। उसका जो इमोशनल तरीके से उसको रिप्रेस किया गया है 19th सेंचुरी के अंदर जब औरतों को बहुत सिर्फ़ ऑप्रेशन का वो शिकार थी और घरों में रहती थी और अपना एक फ्रीडम उनके पास नहीं होता था, तो ये उसको सिम्बलाइज़ कर रही है। इंटरनल स्ट्रगल की अगर बात करें तो वो एक वुमन है जो कि ट्रैप हो गई है मैरिज के अंदर। उसकी जो शादी है वो ऐसे नहीं कि उसका हस्बैंड पैट्रियार्की की वजह से उसको मार रहा है, पैट्रियार्की को शो कर रहा है या अब्यूज़ कर रहा है, लेकिन उसे लग रहा है कि उसकी जो शादी है वो उसका लॉस ऑफ फ्रीडम है। ये विदाउट ये बजाय इसके कि इंस्टेड ऑफ कंपेनियनशिप और लव उसकी जो मैरिज है वो लॉस ऑफ फ्रीडम पे बेस कर रही है। उसे ये लग रहा होता है, अब्यूज़िव नहीं है उसका हस्बैंड जिसकी वजह से ये जो है ये सोशल कन्फाइनमेंट का शिकार है। जब सोसाइटी आपके ऊपर एक्सपेक्टेशंस जगा देती है कि एक लड़की को एक औरत को ये करना है, एक मर्द को एक लड़के को ये करना है, इस तरह ही एक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन जो आप पे सेट कर दिए जाते हैं, जो 19th सेंचुरी में औरतों पे बहुत ज़्यादा थे। तो इसका जो है ये जो हमारी करैक्टर है लुइस जो है वो इसका शिकार है। ट्रांसफॉर्मेशन हम यही उसकी फ़ील करते हैं कि वो एक ग्रीविंग विडो एक जो बेवा है जो कि मॉर्न कर रही है अपने हस्बैंड की डेथ पे। तो वो क्या फ़ील करती है लेकिन वो वहाँ से उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक एक्सपीरियंस करती है वो फ्रीडम को एंड शी सेज फ्री, फ्री, फ्री। उसके बाद अगर सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो ब्रेंटली मेलार्ड है जो कि लोइस का हस्बैंड है और वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी जौन-सी होती थी विक्टोरियन मेल की, उसको रिप्रेज़ेंट करता है। जोसेफ़ाइन है जो कि उसकी सिस्टर है जो उसको खबर देती है और उसे लगता है कि मेरी बहन को शॉक ही ना लग जाए या वो इसकी वजह से अपने आप को कुछ कर ही ना ले। तो ये उसकी सिस्टर है और रिचर्ड जौन-सा होता है ये वही वो इंसान है जिसने अखबार में खबर को शाया किया होता है। तो यहाँ तक आई थिंक कि आपको स्टोरी समझ आ गई है। वो पहले अपने हस्बैंड की डेथ पे रोती है, बाद में वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है और विंडो में वो जौन-सी है वो वहाँ से देखती है कि बाहर परिंदे चहचहा रहे हैं, जो दरख्त हैं वो हिल रहे हैं, उधर से जो उनकी ब्रांचेज़ हैं वो हिल रही हैं और कैसे पत्ते लहलहा रहे हैं और तो वहाँ जौन-सा है वो जो अवेकनिंग होती है, इंटरनल अवेकनिंग होती है जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन उसकी होती है एंड शी सेज फ्री, फ्री, फ्री।
और यहाँ जो है जॉय ऑफ इंडिपेंडेंस हम उसमें देखते हैं लोइस जोन्स ये रियलाइज़ करती है कि उसकी जो लाइफ है अब जो है वो अब अलोन है, वो अकेली है और अब जो है वो अपनी ज़िंदगी को उस तरह गुज़ार सकती है जैसे वो गुज़ारना चाहती थी। द फॉरबिडन जॉय शी फील्स इज़ द रियलाइज़ेशन दैट देयर विल बी नो पावरफुल विल बेंडिंग हर्स, ठीक है? कि अब कोई भी नहीं होगा, कोई भी पावरफुल ऐसी चीज़ नहीं होगी जो कि उसकी जो एक उसकी जो ख्वाहिशात हैं, जो उसकी डिज़ायर्स हैं, जो उसका फ्रीडम है उसको दबा सके, उसको ख़त्म कर सके। सेल्फ असर्शन का उसको फ़ील होता है। न्यू विज़न जौन-सा है वही जो वो विंडो के पास खड़ी होती है और कहती है फ्री, फ्री, फ्री। यहाँ न्यू विज़न यही है कि वो अब यहाँ ये कह रही होती है कि कल तक वो जिस लाइफ़ पे रो रही होती है कि उसका फ्रीडम चला गया है, अब वो ये कह रही होती है कि ये जो लाइफ़ है उसकी मज़ीद लंबी हो जाए, ये जो फ्रीडम है उसका इसी तरह रहे, ठीक है? ये एक कॉन्फ्लिक्ट है जो हम स्टोरी के अंदर देखते हैं। सोशल ऑपरेशन की बात हो रही है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 19th सेंचुरी में जो मैरिजेज़ होती थी वो उसमें अगर हस्बैंड काइंड है, द राइट वन पर्सन हैज़ टू इम्पोज देयर विल ऑन अनदर इज़ सीन एज़ अ क्राइम, ठीक है? द लॉक्ड डोर ऑफ द लोइस रूम रिप्रेजेंट्स द बैरियर्स शी हैज़ फाइनली ब्रोकन इंटरनली दो द सोशल वर्ड स्टिल वेट्स आउटसाइड। जैसे जोसेफिन और जो रिचर्ड है वो बाहर खड़े होते हैं, ये कमरे में अपने आप को लॉक कर लेती है। तो यहाँ यही है कि वो जो ब्रोकन फ्रीडम होता है वो जो सॉरी जो ब्रोकन एक जो एक बैरियर्स होते हैं उनको वो इंटरनली ब्रोक कर देती है, ठीक है? तो अब 19th सेंचुरी में आपको मैंने बताया कि ये समझा जाता था कि अगर हस्बैंड काइंड है तो उसके पास राइट है कि वो अपनी जो-सी विल है वो इम्पोज़ कर सके किसी दूसरे पर्सन के ऊपर। तो मतलब ये जो है इसको क्राइम समझा जाता था उस दौर के अंदर। दी डुअलिटी ऑफ हार्ट ट्रबल। अब यहाँ हम देखते हैं कि वो डुअलिटी जो है उसकी हार्ट ट्रबल की वो ये है कि एक तो फिजिकल वीकनेस है और उसके अलावा इमोशनल अवेकनिंग वही है जहाँ वो फील करती है खुद को फ्री, अपने आप को जो एक कन्फाइनमेंट होती है अपने आप को सोशल एक्सपेक्टेशन से वो फ्री फील करती है। और आयरनी यही है कि जोन सी उसकी डेथ होती है एट द एंड, जब वो अपना उसका हस्बैंड जब वो दरवाजे से बाहर आती है और जोसेफिन बाहर खड़ी होती है, वो अपनी बहन को गले लगाती है और वहाँ जब वो देखती है तो बाहर का दरवाज़ा खुलता है और उसका हस्बैंड वहाँ से एंटर होता है। ख़ैर आगे हम इसके मेजर थीम्स देखते हैं, बाद मैं आपको स्टोरी की कंक्लूड कर देती हूँ, ठीक है? मेजर थीम्स जो हैं वो यही हैं, ट्रांजिएंस ऑफ टाइम, ठीक है? द सर्च फॉर आइडेंटिटी, रिप्रेशन वर्सेस एक्सप्रेशन। आई होप कि ये सब थीम्स आपको अभी तक तो समझ में आ गए होंगे। सिचुएशनल आयरनी हम इसमें देखते हैं जैसे कि उसकी जब डेथ होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब उसका हस्बैंड अंदर एंटर होता है वहाँ से, तो वो जब एकदम उसको देखती है तो वो उसकी वहाँ डेथ डेथ हो जाती है। तो वहाँ जो डॉक्टर्स हैं वो ये समझते हैं कि इसकी डेथ इसीलिए हो गई कि इसे लगा था इसके इसका हस्बैंड मर गया है और अब वो जब अचानक सामने आया है तो वो इस जो हैप्पीनेस है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकी क्योंकि हार्ट ट्रबल में वो पहले ही थी, तो इसीलिए उसकी डेथ हो गई है। लेकिन यहाँ आयरनी ये है कि उसकी डेथ तो इस वजह से हुई नहीं, वो उसको तो इस बात का गम लग गया, इस बात का दुःख लग गया कि उसका फ्रीडम जो है वो फिर से चला जाएगा। अब ये कंक्लूजन टेबल जौन-सा है, लुइस की डेथ जौन-सी है, द ओपन विंडो, ब्रेंटलीज़ रिटर्न और स्प्रिंग टाइम जौन-सा है, ये सारे कुछ ये क्या सिम्बलाइज़ कर रहे हैं, स्टोरी में इनके क्या मीनिंग है, मैंने यहाँ लिखे हैं ताकि आपको आपके पेपर में आसानी हो अटेम्प्ट करते हुए। आई होप कि आज की जो वीडियो है वो आपको समझ में आ गई होगी, आज की जो स्टोरी है वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन के आप थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।